एवरीवन, अरीज सोशियोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण, सोशियलाइजेशन जिसे कहते हैं। पहले हम समझते हैं समाजीकरण है क्या। समाजीकरण एक सीधे और सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो एक शब्द का आंसर है समाजीकरण। सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया है सिर्फ। अब अगर हम देखें सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया ये कैसे होती है, कैसा संभव हो पाता है, तो वो समाज में रहकर ही हो सकता है। जब कोई भी बच्चा, अगर हम अपने आप को ही देखें तो हम किसी न किसी फैमिली में पैदा हुए होंगे और जब व्यक्ति या बच्चा पैदा होता है तो अब वो अपने साथ उसके पास ना बुद्धि होती है, ना ज्ञान होता है, ना भाषा होती है, ना संस्कृति होती है। वह जिस भी फैमिली में पैदा होता है उसके अनुरूप उसका समाजीकरण होता है। उसके अनुसार वो भाषा सीखता है, संस्कृति सीखता है, कल्चर सीखता है, परंपराएं, रूढ़ियां और जो भी प्रतिमान होते हैं। हर परिवार के अलग अलग मूल्य होते हैं, तो उस तरीको उसको वो बचपन से सीखता है। और जैसे शिशु अवस्था में कुछ अलग तरीके से उसका सोशलाइजेशन किया जाता है। फिर जब बड़ा होता है वो शौच अवस्था, तो उसे बताया जाता है कि हाथ धो के खाना चाहिए या सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से उसका समाजीकरण स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है उसके परिवार के बाद वो किसी अलग संस्था, द्वितीय संस्था में जाकर अपना सोशलाइजेशन करता है, समाजीकरण करता है या सामाजिक गुणों को सीखता है, जिसमें शिक्षण संस्थाएं भी हमारी आ सकती हैं। अपने उसके जो दोस्त होते हैं उनसे वो कुछ सीखता है, अपने शिक्षकों से कुछ सीखता है, अपने पड़ोसियों से कुछ सीखता है। और इस तरह उसका जो समाजीकरण है वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो मैंने कहा सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया, ये आजीवन प्रक्रिया है। मतलब जब से बच्चा पैदा होता है, वैसे तो उसका विकास माँ के गर्भ से ही होने लगता है, लेकिन एक सामाजिक प्राणी के रूप में कन्वर्ट कब होता है? वो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही होता है। और वो तब होता है जब वो किसी समाज में पैदा होता है और समाज में रहते हुए वह आजीवन उसका समाजीकरण होता है। और तब तक होता है जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्या जब मैं पैदा हुई तो मुझे पता नहीं था कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, कैसे उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए। लेकिन जब मुझे ये परिस्थिति मिली, ये पद मिला, अगला टॉपिक मैं परिस्थिति और भूमिका पे भी बनाऊंगी। ये सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे जानना आपके लिए जरूरी है। तो जैसे मुझे ये परिस्थिति मिला, मैंने अर्जित की ये परिस्थिति, तो उसके अनुरूप मेरा भी सोशलाइजेशन हुआ, समाजीकरण हुआ कि एज ए टीचर मेरी क्या भूमिका हो सकती है एक छात्र के प्रति, छात्राओं के प्रति। तो इसके बाद जैसे अगर हम कोई भी अलग भूमिका, अलग परिस्थिति प्राप्त करेंगे तो उसके अनुसार हमारा समाजीकरण होगा। जैसे शादी के बाद एक बहू का जो भूमिका होता है, उसके बाद एक माँ का जो भूमिका होता है, उसके बाद एक दादी नानी बनने का जो भूमिका होता है, या फिर उसके बाद अगर इसी में हम प्रमोट होते हैं तो हम आगे चल के जो भी पद धारण करते हैं उसके अनुसार हमारा समाजीकरण होता रहेगा। मतलब हम मृत्यु पर्यंत हम आजीवन कुछ ना कुछ समाज में रह के लोगों से सीखते रहेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। आज आप देख रहे होंगे लॉकडाउन में बहुत लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है। अगर वो एक घर पे बंद रहे तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रह सकता है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि नहीं आपको ऐसे ही रहना है तो वो घुट घुट के मर जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। क्योंकि हमें आदत है, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, तो इससे हमारा संतुलन भी बना रहता है और हम बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। तो यही जो सीखने की प्रक्रिया जो मैंने अभी कहा, अपना एग्जाम्पल भी मैंने दिया, तो वो हम हर किसी के साथ होगा। हम हर कोई, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, आपको पता है कि एज ए स्टूडेंट आपकी क्या रोल हो सकते हैं, आपको अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है। ये आपने कहाँ से सीखा? ये आपने सोशलाइजेशन के तहत ही सीखा। समाज में रहकर आपने ये सब चीज देखा। आज आप मुझे देख रहे हैं या फिर अपने टीचर को देख रहे हैं, कल आप खुद भी टीचर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे तो आप भी पढ़ाएंगे, आप भी करेंगे। तो ये सब चीज आपने कहाँ से सीखा? आपने सिर्फ बुक पढ़ के नहीं, समाज में रहकर सीखा, समाज में लोगों को जानकर सीखा। यहीं से होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मतलब उसकी आचार, विचार, आदतें, मूल्य, उसकी सोच यहाँ से डेवलप होती है और वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। ये सोशलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है
कि यहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब जन्म से लेके हम मृत्यु पर्यंत हमारा सोशलाइजेशन होता रहता है, समाजीकरण होता रहता है। ये एकदम चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति कह दे, मैं ही कह दूं कि नहीं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ, अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, तो ये गलत है। क्योंकि ये आजीवन हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कोई लास्ट स्टेज इसका है ही नहीं। जब तक हमारा जीवन है, हम समाज के गुणों को सीखेंगे। आने वाले समय में जो पीढ़ी जैसा होगा, उस समय की परिस्थिति जैसी होगी, उस समय का कंडीशन जैसा होगा, उस तरह हम अपने आप को ढालने का सीखेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी सोच चेंज होगी और हर तरीके से हम अपना स्व का विकास कर सकते हैं। तो समाजीकरण क्या है? सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया। सामाजिक गुण मतलब समाज के द्वारा बनाया गया ऐसा गुण जिसके तहत हम समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, अनुकूलन स्थापित करते हैं और लोगों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। यही होता है सामाजिक गुण, और ये जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सामाजिकरण। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पीपीटी के माध्यम से और अच्छे से किताबी शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, तो ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ हम समाजीकरण का अर्थ देख लेते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। क्लियर है? यह एक सीखने मतलब लर्निंग प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह और समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। अब सामाजिक विशेषता से रिलेटेड यहाँ सामाजिक गुणों और सामाजिक प्रतिमानों या सामाजिक नियमों से है। सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार या ओवरऑल पूरे कल्चर से जो व्यक्ति ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व का विकास से तात्पर्य यहाँ क्या है? व्यक्ति के तत्व मतलब जिससे व्यक्ति को हम जज करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके व्यक्तित्व का विकास वैसा हुआ रहता है या उन्होंने अपने व्यक्तित्व में वो सारी आचार विचार को रखा रहता है जिससे हम किसी की भी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे गुण जिसमें व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, सोच, ये आचरण, चरित्र ये परिलक्षित होते हों और इसी से व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। मतलब जितना अधिक व्यक्तित्व का विकास होगा और जितना अधिक अच्छे से अच्छा समाजीकरण होगा और उस समाजीकरण के दौरान ही व्यक्ति समाज में एक अपना मेंबर बन सकता है, समाज को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके विकास में अपना योगदान दे सकता है। अब समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उसके अनुरूप आचरण करता है। मतलब समाजीकरण के प्रोसेस के द्वारा ही एक बच्चा जो होता है सामाजिक प्रतिमान मतलब सामाजिक नियमों को सीखकर उसके अनुसार अपना व्यवहार या आचरण करता है। और जितना अधिक किसी बच्चे का समाजीकरण जितना अधिक हुआ रहेगा वो उतना ही समाज में नियंत्रण बनाए रखने में वो सहयोग प्रदान करेगा, अपराध या विसंगति की स्थिति कम होगी। तो समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ हम समाजीकरण की परिभाषा देख लेते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार। जैसे जॉनसन ने लिखा है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है। क्लियर है? दूसरा है ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। वह स्वयं के बारे में सीखता है और सांस्कृतिक मतलब जो भी कल्चरल जो विशेषता है उसे ग्रहण करता है। फीचर ने क्या लिखा है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करना सीखता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये समाजीकरण को एक प्रोसेस माने हैं, एक लर्निंग प्रोसेस माने हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट करता है। ओके, आगे देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। अगर आप समाजीकरण के अर्थ को अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसकी विशेषताओं को इजीली समझ जाएंगे। और मैं हमेशा अर्थ पे फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर को उठाते हैं और उसकी मीनिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम समझ जाइए हम अपना आधा काम पहले ही कर लिए होते हैं। और यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज इसलिए बना दी हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, कॉलेज के एग्ज़ाम में खासकर, तो आपको ये पॉइंट वाइज लिखने होते ही हैं अर्थ परिभाषा के साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है।
आपको पता है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा है आजन्म प्रक्रिया है। आजन्म प्रक्रिया से भी है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा समाजीकरण समाज में रहकर होता ही रहेगा। तीसरा देखते हैं समय व स्थान के सापेक्ष। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर समय या हर स्थान पे एक जैसा समाजीकरण नहीं हो सकता। वो रिलेट करता है टाइम और प्लेस पे कि वो जगह कैसा है, उस समय की परिस्थिति क्या है, तो उस हिसाब से उसका समाजीकरण होता है। जैसे हम आज के समय में देख लेंगे, आज के जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से बचपन से ही मोबाइल और लैपटॉप चलाना जानते हैं क्योंकि आज का समय ये है और इसी हिसाब से उनका समाजीकरण हुआ है। और जैसे पहले के थे उन्हें ये सब कुछ नहीं आता था, डिजिटल लाइफ से वो दूर थे, सोशल मीडिया से दूर थे, तो ये समय और स्थान के सापेक्ष होता है, ये अलग अलग हो सकता है हर समाज और समय और स्थान के अनुसार। चौथा हम देखेंगे समाज संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। मतलब हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था कि समाजीकरण द्वारा सामाजिक गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक गुणों को भी ग्रहण किया जाता है, तो इसलिए आत्मसात करने की का भी एक प्रोसेस है। अगला है समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। प्रक्रियात्मक से यहाँ तात्पर्य कार्यात्मक है। जो सोशियोलॉजिकल वर्ड्स में ये प्रकार्य वर्ड यूज़ होता है, लेकिन इसका अर्थ है हम अपने कार्यों के द्वारा समाज के विकास में कितना योगदान दे सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो समाजीकरण के माध्यम से ही हम अपना फंक्शनल मेंबर बन सकते हैं सोसाइटी के। अगला हम देखेंगे आत्म का विकास, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होता है हमारा। सोसाइटी में रह के हम रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और उस तरह हम अपने आप का विकास करते हैं, अपना स्व का विकास करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। और ये व्यक्तित्व के विकास से बहुत अधिक मिलता जुलता है क्योंकि आत्म के विकास के साथ ही हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट, सांस्कृतिक हस्तांतरण। ये भी एक इसकी विशेषता है, कल्चरल ट्रांसमिशन। मतलब हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो भी सांस्कृतिक गुणों को सीखा है वो हम अपने अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। अब आगे देखते हैं समाजीकरण के कौन कौन से एजेंसीज़ हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, अभिकरण हैं जो बच्चे के समाजीकरण या व्यक्ति के समाजीकरण में मदद करते हैं। कौन कौन से उसके साधन हैं। तो पहला है परिवार। परिवार तो है ही क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है और परिवार में ही उसे रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। अतः परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और यह विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की आधारभूत संस्था है और यहीं से सर्वप्रथम व्यक्ति का समाजीकरण शुरू होता है। दूसरा है क्रीड़ा समूह या प्ले ग्रुप या मित्रों का समूह कह सकते हैं, जिनके साथ बच्चा खेलता है और जो उनके हम उम्र होते हैं उनके साथ खेल के साथियों के साथ संपर्क में आता है और खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, दूसरों के नियंत्रण में रहना सीखता है, अनुशासन का पालन करना सीखता है और उसमें इसी उम्र में नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं, जहाँ वह सहयोग, प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ संघर्ष की संभावनाएं ये सभी सीखता है। अगला है पड़ोस या नेबरहुड। पड़ोस भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि बच्चों के परिवार के साथ साथ उसके आसपास का माहौल या आसपास के लोग जैसे होंगे उसका प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे देखा जाए तो शहरों की तुलना में गांव में पड़ोस का अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं और पड़ोस के लोग भी बच्चे को स्नेह प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, कोई गलत आचरण करने पर उसे समझाते हैं, जिससे उनका समाजीकरण होता है। अगला देखेंगे शिक्षण संस्थान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कोई भी आ सकता है, जहाँ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ गुरुजनों का आदर करना, साहित्य, कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई ना कोई अध्यापक उनका रोल मॉडल भी हो जाता है, जिसके अनुसार वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है या उनके आदर्श, आचरणों या विचारों को अपनाता है
और यहीं देखिए अगर हॉस्टल में कोई बच्चे रहते हैं तो उसमें वो अनेक जो क्लासमेट या रूममेट होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, उनसे अनेक बातें सीखते हैं, साहित्य का ज्ञान करता है, अपने मानसिक क्षमता का ज्ञान करता है, अपने अज्ञान से ज्ञान की ओर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है और हर एक देश विदेश के समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में यह शिक्षण संस्थाएं अहम रोल निभाती है और यहाँ व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। अगला है मास मीडिया या जनमाध्यम। ये आज के समय की बहुत बड़ी मांग है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों का बहुत ज़्यादा समाजीकरण होता है। हम खुद अगर देखें तो अभी यूट्यूब चैनल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस पर बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने शायद मुझे देखा नहीं होगा या मुझसे प्रत्यक्ष रूप से कभी मिल ही नहीं सकते, लेकिन वो उनके माध्यम से मैं अपने विचारों को उनको दे पा रही हूँ, वो ले पा रहे हैं। और इसी प्रकार हर एक टॉपिक, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आजकल यूट्यूब या फिर गूगल में हमको मिल जाता है। तो मास मीडिया से हम बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं और जिनकी अच्छी बातों को हम ऑब्जर्व करके उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक समाजीकरण का माध्यम है। अगला है किनशिप, नातेदार या रिश्तेदार। हमारे जो रिलेशनशिप वाले होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे मिलना जुलना, बड़ों का आदर करना, अपने जो भी अंकल आंटी या जिनसे भी हम मिलते हैं उनके कुछ ना कुछ गुणों को सीखते हैं या उनके द्वारा सिखाया जाता है हमें सही गलत का फ़र्क करवाना, या फिर जब भी हम कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं तो उनसे हमको एक इमोशनली सपोर्ट भी मिलता है। उसी प्रकार अगले हम देखेंगे विवाह है। विवाह के माध्यम से भी हमारा समाजीकरण होता है। जब हम इस संस्था में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमें बहुत कुछ अलग, हमारा जो लाइफ होता है उससे हमको सीखने को मिलता है। अब तक जो हम जीवन जी रहे हैं उससे हमको बहुत अलग परिवार, अलग लोग मिलते हैं, तो उनके अनुसार हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार अपना समाजीकरण करते हैं। अगला है धार्मिक संस्था। धर्म का प्रभाव तो व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है और ईश्वर के भय और श्रद्धा के कारण वो नैतिकता का गुण सीखता है। जैसे व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक संस्थाएं। जैसे आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे म्यूजिक एकेडमी, नाटक एकेडमी, डांस एकेडमी, क्लब, जो वो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसे अपने जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। उसके अलावा अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा, ये सबसे भी व्यक्ति परिचित होता है और ये संस्थाएं भी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा अनेक और संस्थाएं हो सकती है, जैसे राजनीतिक संस्था हो सकती है, व्यवसाय समूह हो सकता है, अपना जो ऑफिस का समूह हो सकता है, जहाँ अपना कार्यालय समूह हो सकता है, जहाँ हम जाकर बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब जहाँ से भी हमें सद्गुणों का विकास होता है, जहाँ से भी हम समाज के नॉर्म्स सीखते हैं, उसे हम समाजीकरण के अभिकरण में ले सकते हैं। समाजीकरण से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिसमें है नेगेटिव सोशलाइजेशन या नकारात्मक समाजीकरण। जैसे समाजीकरण हमने समझा अभी कि सामाजिक गुणों को सीखने की प्रक्रिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति या बच्चा कई बार समाज द्वारा अस्वीकृत, मतलब जो समाज मान्य नहीं करता उन व्यवहारों को भी सीखता है या फिर उसका उसी तरह से समाजीकरण होता है। जब किसी भी व्यक्ति का समाज द्वारा अस्वीकृत नियमों को जब सीखता है या अस्वीकृत व्यवहारों को सीखता है जो समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं, उसे ही नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। मतलब नेगेटिव है, वो समाज के लिए वो सही नहीं है। जैसे कोई बच्चा चोरी करना सीख लिया, लड़ाई झगड़ा करना सीख लिया, गाली गलौज करना, किसी का मर्डर करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, कानून की अवहेलना करना सीखता है, तो ये सब जो समाज के लिए घातक है वो नेगेटिव सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे विसमाजीकरण से तात्पर्य है कि पहले से कोई व्यवहार हमने सीखा हुआ है, मतलब पहले से जो है हमारा समाजीकरण हुआ है, उसे हम समाप्त कर देना चाहते हैं, उसे भुला देना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है कि हम बहुत समय तक कोई कार्य नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो यह भी विसमाजीकरण होता है। या फिर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति चोरी करता है या किसी अपराध में संलग्न है या उसे बहुत बुरी आदत है क्लास से भागने की, तो इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उसे समझाया जाता है, उससे होने वाली हानियों से उसे परिचित कराया जाता है, और जब व्यक्ति उसे छोड़ देता है तो इसे विसमाजीकरण कहेंगे। जब उसे वो नेगेटिव सोशलाइजेशन जो हुआ है उसे वह छोड़कर सही दिशा की ओर आता है, तो यह विसमाजीकरण कहलाता है।
अगला है पुनर्समाजीकरण या विसमाजीकरण के बाद वाली क्रिया है। जैसे विसमाजीकरण हमने पढ़ा कि हम पहले कोई सीखा गया जो हमारा व्यवहार है उसे हम भुला देते हैं, तो वो विसमाजीकरण कहलाता है। और उसे जब भुला कर हम जब नया व्यवहार सीखते हैं वही है पुनर्समाजीकरण, मतलब रीसमाजीकरण, दोबारा समाजीकरण हो रहा है हमारा। मतलब एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने मूल्य, विचार, व्यवहार में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाता है, और इसे हम सतत समाजीकरण भी कहते हैं। किंतु यह परिवर्तन एकदम तेज व मौलिक हो तो इसे पुनर्समाजीकरण कहा जाता है। मतलब जैसे मान के चलिए चर्च में कोई पादरी या नन का जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को धार्मिक नियमों को सीखना होता है, तो यह पुनर्समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जेल में अपराधी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कहा जाता है और उसे अच्छी बातें सिखाई जाती है, तो यह भी पुनर्समाजीकरण का एग्जाम्पल है। अगला है पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इससे तात्पर्य है कि भविष्य में कोई परिस्थिति हमें मिलने वाली है और उसकी तैयारी हम करते हैं और उन व्यवहारों को सीखते हैं, तो यही है पूर्वाभासी समाजीकरण। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर पिता बन रहा है, पति बन रहा है, या अफसर बन रहा है, या कोई भी एक पादरी बन रहा है, पुजारी बन रहा है, तो वो बनने से पहले उनकी व्यवहारों को वो सीखता है, तो यह व्यक्ति का पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण में और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दिए हैं अपने अपने तरीके से समाजीकरण का, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे शॉर्ट में बताऊँ, पर बच्चों के पर्पज़ से बनाया है मैंने, तो इसलिए लंबा हो जाता है। बट आपको लगता है कि समाजीकरण की सिद्धांत भी हमें पढ़ना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसमें अच्छे से वो क्लियर हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब समाजीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आने वाले वीडियो में उसे इम्प्रूव करूँगी और सुधारने की कोशिश करूँगी। और यदि आपको मेरे वीडियोस बहुत लंबे लगते हैं तो एटलीस्ट आप अर्थ अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उसी पे रहता है, तो बाकी आप ऑटोमेटिकली बुक रीड करके समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।